हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है टाइम टू टाइम। और हर सब्जेक्ट का यहां पर आप लोगों को मास्टर क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अनाउंसमेंट की थी कि कंप्यूटर स्पेशल बैच आप लोगों के लिए आया है, जिसके अंदर आप लोगों का हरियाणा के सारे एग्जाम्स कवर होंगे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कांस्टेबल कवर होगा, चंडीगढ़ पुलिस एसआई और कांस्टेबल कवर होगा, और बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो सभी आपके एग्जाम्स इस बैच के अंदर आप लोग पढ़कर कंप्यूटर के सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और 95% 90% के आसपास अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बैच ले लिया है और इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिखाया है, इतना बढ़िया आप लोगों ने भरोसा दिखाया है केटीडीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो स्टूडेंट्स बैच ले चुके हैं ऐप के ऊपर, वो भी यूट्यूब के ऊपर ही आ जाइए। ये अपनी बैच की पहली क्लास ही आप लोग समझिए, और आपके कमेंट्स में आज जो है यहाँ पर लेने वाला हूँ, यूट्यूब के ऊपर लेने वाला हूँ। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे स्टूडेंट्स के साथ और सभी स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स आएँ और लाइव क्लास का फ़ायदा ले सकें। लाइव क्लास का फ़ायदा लेने का बात ये होता है कि यहाँ पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसका साथ ही साथ आप लोग अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से आ जाइए, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बृहस्पतिवार से ऐप के ऊपर लाइव क्लास हो जाएगी। आज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 3 दिन आप लोगों की क्लास जो है वो यूट्यूब के ऊपर रहेगी, डेमो क्लास रहेगी। ठीक है, बृहस्पतिवार से आप लोगों की ऐप के ऊपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का सेशन, और स्टार्ट करते हैं सीखना हम अपने कंप्यूटर को। अब हम कंप्यूटर को ना दोस्तों पढ़ेंगे नहीं, हम कंप्यूटर को सीखेंगे। जस्ट ए मिनट। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। एक बार कमेंट करके बताना दोस्तों, आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है या थोड़ी सी गड़बड़ है आवाज़ में। ठीक, तो हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जितने भी दिन हमारा ये बैच चलेगा, कोर्स चलेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर हम कंप्यूटर को हमेशा ही सीख रहे होंगे। और आप भी इसी मोटिव से यहाँ पर आना, इसी मोटिव से क्लास अटेंड करना कि आप कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। जब भी आप पढ़ना चाहोगे, जब भी आप रट्टा मारना चाहोगे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, सही होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर, जिसको आप हिंदी में संगणक भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक भी कहते हैं। बेसिक अगर बात करें तो किसी किताब के अंदर इसकी कोई फुल फॉर्म है, वो जनरल जो फुल फॉर्म लिखी जाती है, अगर हम उसकी बात करें तो एक बेसिक सी इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों कॉमन ऑपरेटेड मशीन। मशीन कह सकते हैं, या इसको हम उपकरण या फिर डिवाइस भी कह सकते हैं। कॉमन ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये नॉर्मल डेफिनेशन जो है, इसकी फुल फॉर्म जो है, ये आपको बहुत सारी किताबों के अंदर मिल जाएगी। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका हमें प्रयोग करते हैं टेक्निकल, तकनीकी और शिक्षा और रिसर्च वगैरह के काम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ इस फुल फॉर्म तक ही सीमित नहीं है। आज के टाइम पे आप लोगों को पता है, चाहे आप लोग डिफेंस सेक्टर में चले जाएं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, एजुकेशन सेक्टर में चले जाएं, ऑफिस वर्क्स में चले जाएं, स्कूल के अंदर चले जाएं, आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह आपको कंप्यूटर जो है वो
मौजूद मिलेगा। हर जगह कंप्यूटर में काम होता हुआ आप लोग देखेंगे। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं कि कंप्यूटर को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या होता है कंप्यूटर का। तो जब भी हम ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि बेसिक हमारा ये कंप्यूटर काम क्या करता है, हम इसको क्यों प्रयोग करते हैं, तो हमेशा याद रखना, एक लाइन में आप लोगों को आंसर दे रहा हूं मैं। कंप्यूटर का काम होता है दोस्तों डेटा को लेना। कंप्यूटर का काम होता है डेटा को लेना, फिर उस डेटा को प्रोसेस करना और फिर हमें क्या दे देना, आउटपुट दे देना। और जो आउटपुट हमें ये देगा उस आउटपुट को हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। कंप्यूटर का एक मेन काम हमने देखा, कंप्यूटर इनपुट लेता है। इनपुट में क्या लेता है, इनपुट में कंप्यूटर डेटा लेता है, फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है, आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। जैसे आमतौर पे अगर हम बात करें, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को डेटा इकट्ठा करके और उसको प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन में चेंज करना है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको पहले डेटा इकट्ठा करना है। डेटा जो होता है दोस्तों, इसको हम रॉ फैक्ट्स कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं, यानी कि कच्चे तथ्य इसको हम बोलते हैं। कच्चे तथ्य का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का गांव है, आप किसी ना किसी गांव से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप अपने गांव के अंदर जाइए, वहां पे आप लोगों को जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, आप लोगों को उनका डेटा इकट्ठा करना है। साथ ही साथ आप लोगों को ये उनके फ़ोन नंबर इकट्ठे करने हैं, उनकी ईमेल आईडी इकट्ठी करनी है, उनके घर का पता इकट्ठा करना है। तो आप लोग 1000 लोगों के डेटा को इकट्ठा करके ले आओगे। तो हमने 1000 लोगों का डेटा इकट्ठा किया है, जो कैसा है, अभी कच्चा है, यानी कि उस डेटा के ऊपर अभी काम नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, किसी ना किसी चीज़ की यूज़, किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करेंगे, किसी ना किसी मशीन का यूज़ करेंगे। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। कंप्यूटर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल देंगे। डेटा कंप्यूटर के अंदर डेटा किसकी मदद से डाला जाता है, इनपुट डिवाइसेस की मदद से डाला जाता है। ये बेसिक बातें हैं जो सभी को पता है। इनपुट डिवाइसेस की हम मदद लेंगे डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनमें से हमारे पास एक मेन चीज़ होती है जिसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और एक होता है जिसको हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है हार्डवेयर हम उसको कहते हैं जिस फिजिकल चीज़ को कहते हैं, उस उपकरण को कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर होती हैं। दूसरा हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर, जिसको हम छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर की मदद लेता है कंप्यूटर, हार्डवेयर्स की मदद लेता है। हार्डवेयर्स की मदद लेके कंप्यूटर क्या करता है, हमारा इनपुट ले लेता है। जैसे कीबोर्ड की मदद से हमने क्या किया, जो भी डेटा हमने इकट्ठा किया था उस गांव का, वो सारा का सारा डेटा हमने हमारे कंप्यूटर के अंदर डाल दिया उस कीबोर्ड की मदद से। फ़ोन नंबर थे, नाम था, जो भी था, वो हमने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन बैठा होता है दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर बैठा होता है हमारा सीपीयू, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। दूसरे इसको किस नाम से जानते हैं, प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जानते हैं। इनपुट डिवाइस की मदद से जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाएगा, उसको प्रोसेस करने की जिम्मेवारी किसकी होती है दोस्तों, सीपीयू की होती है। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये प्रोसेस करेगा डेटा को और ये फिर किसके पास पहुंचा देगा, आउटपुट डिवाइस के पास पहुंचा देगा। और हमें मॉनिटर के ऊपर हमें क्या दिख जाएगा, हमारा आउटपुट दिख जाएगा। ये हमने जाना एक बेसिक काम हमारे कंप्यूटर का, जो हमारा कंप्यूटर करता है हमारे लिए, डेटा को एज ए इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दे देता है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होता है उसके बारे में देखिए कि बेसिकली हमारा कंप्यूटर काम करता कैसे है। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारे घर का क्या है, हमारे कमरे के अंदर ये हमारा वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है।
ठीक है, जहाँ पे हमें कंप्यूटर की हमने वायर लगाई हुई है और वो वायर हमारी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ हमने टेबल के ऊपर अपना कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है। इस कीबोर्ड को भी और माउस को भी हमने इस डब्बे के साथ जोड़ा हुआ है। ये क्या होता है, इसको हम हमारा मॉनिटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, माउस कहते हैं। स्कूल में या बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि ये जो रेक्टेंगल आयताकार साइज का जो ये डब्बा रखा हुआ है, इसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है, इसको हम सीपीयू नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको या तो हम कैबिनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मेनली हम इसको सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी कि सिस्टम की वो इकाई जहां पर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और तीसरा इसका नाम होता है दोस्तों टावर। तो हमेशा याद रखना, या तो टावर कहोगे, सिस्टम यूनिट कहोगे, या फिर इसको क्या कहोगे आप, कैबिनेट कहोगे। अब यहां से आपके पास क्या होगा, आपने यहां से ऑन का बटन दबा दिया, ऑन का बटन आपने दबाया तो इस तार के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर क्या जाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे, या फिर क्या जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जिसको आप बिजली के नाम से जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो वो बिजली इसके अंदर आती है और यहां पर आप लोगों के पास बटन होता है जिसको आप ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, आपके स्क्रीन के अंदर, सॉरी आपके सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो चीज एक्टिव होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है दोस्तों बायोस, BIOS। कभी कभी इस बायोस की फुल फॉर्म हमसे पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया कि हमारा कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, उसके बाद आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। साथ साथ मैं आप लोगों के कमेंट भी ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बायलैंग्वेज क्लास है हमारी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेगी। तो दोस्तों जैसे ही आपने बटन को ऑन किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर आए, उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो हमारे कंप्यूटर में एक्टिव हुई उसको हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। अब ये बायोस एक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि ये बायोस जैसे ही एक्टिव होगा, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कोई कंप्यूटर जिन्होंने भी ऑन करके देखा होगा, तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कीबोर्ड की लाइट जो है वो थोड़ा सा तेज जलती है, फिर बंद हो जाती है। माउस की लाइट एक बार तेज जलती है, बंद हो जाती है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बायोस होता है ये एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, ये एक टेस्ट लेता है, जिस टेस्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, POST टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट कहते हैं? POST, जिसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर्स को, जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं और आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को, ये क्या करता है, उन सभी को चेक करता है। क्या चेक करता है? कि वो सभी सही से चल रहे हैं या वो सभी सही से नहीं चल रहे हैं। अगर किसी भी उपकरण में, किसी भी डिवाइस में, किसी भी हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में कोई किसी भी तरीके की अगर दिक्कत मिलती है कंप्यूटर के अंदर, तो फिर बीप बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो किस वजह से आती है? वो इसी बायोस की वजह से आती है। ऑन किया आपने, लाइट पहुंची, बायो स्टार्ट हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, POST। और जैसे ही आपका ये बायोस एक्टिव होता है ना, वैसे ही आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको आप OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हो, या तो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप सभी ने सुना होगा। तो आपका जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका मेन मेमोरी के अंदर जाकर क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेन मेमोरी के अंदर जाकर लोड हो जाता है, वहां पर लोड हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है।
हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनकी मैनेजमेंट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी होती है उसकी मैनेजमेंट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और हमारा जो ये डिवाइस होता है, मशीन होती है, इसकी मैनेजमेंट करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी के अंदर जाके लोड हो जाएगा। इधर बायोस अपना टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा जिसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। उसके बाद अगर कोई भी एरर नहीं मिलता है तो आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्या दिख जाती है? आप लोगों को सबसे फर्स्ट विजिबल स्क्रीन दिख जाती है, यानी कि पहली दिखने वाली स्क्रीन आप लोगों को दिख जाती है। होम स्क्रीन बोल सकते हो या फिर इसको हम कंप्यूटर की भाषा में डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। ये सवाल भी एचएसएससी पूछ चुकी है दोस्तों, फर्स्ट विजिबल स्क्रीन को क्या बोला जाता है। दूसरा सवाल पूछ चुकी है बायोस से रिलेटेड, बायोस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तीसरा सवाल एचएसएससी पूछ चुकी है हमारा पीओएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। या फिर क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, ग्राम सचिव के अंदर पूछा गया था कि जो बायोस सेल्फ टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है कंप्यूटर की त्रुटियां चेक करने के लिए, एरर चेक करने के लिए, वो कौन सा टेस्ट होता है? तो वो पीओएसटी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपके सिस्टम के अंदर बिजली पहुंचती है, आपके कंप्यूटर का बायो सेटिंग्स ऑन हो जाती हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, आपके कंप्यूटर्स के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करता है क्या सभी चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। उसको चेक करने के लिए वो पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। उसके वजह से वो चेक कर पाता है कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर होती है तो बीप का साउंड आता है, नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली हमें हमारे मॉनिटर के ऊपर हमारी फर्स्ट विजिबल स्क्रीन दिख जाती है जिसको हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्या चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बताइए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। और जो मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या लेता है? इनपुट लेता है, उसके बाद क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर किस साइकिल पर काम करता है? कंप्यूटर किस साइकिल पर काम करता है? तो IPOS साइकिल पर काम करता है। I से होता है दोस्तों हमारा इनपुट, P से होता है दोस्तों हमारा प्रोसेस, O से होता है दोस्तों हमारा आउटपुट और S से होता है हमारा दोस्तों स्टोरेज। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम बेसिकली इन चार चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम हमारे इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं कंप्यूटर को हमारे पास जो है उसको देने के लिए। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, CPU होता है जो उस चीज़ को प्रोसेस करता है। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हमें उस चीज़ को इंफॉर्मेशन में चेंज करके हमें वो चीज़ आउटपुट में दे देते हैं। और फिर कंप्यूटर के अंदर होती है स्टोरेज, जहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इसलिए कंप्यूटर किस साइकिल पर काम करता है? IPOS साइकिल पर काम करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल पर कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, चलो जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो आप लोगों का ये कंप्यूटर शब्द है, इससे जुड़े हुए दो शब्द हैं। ये जो कंप्यूटर शब्द है जिसको हम संगणक के नाम से जानते हैं, संगणक के नाम से जानते हैं, इससे जुड़े हुए दो शब्द हैं। एक शब्द है दोस्तों कंप्यूट, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, और एक शब्द है कंप्यूटेयर। एक शब्द है कंप्यूटेयर जिसको लैटिन भाषा से लिया गया है। HSSC ने क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर एक कंप्यूट शब्द से लिया गया शब्द है, कंप्यूटर एक कंप्यूटेयर शब्द से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों गणना करना। क्या मतलब होता है? गणना करना होता है। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। बताओ सर, यहां तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से लिया गया है जो कि ग्रीक वर्ड है, कंप्यूटेयर शब्द से लिया गया है जो कि एक लैटिन वर्ड है, और कंप्यूट और कंप्यूटर दोनों, कंप्यूटेयर दोनों का ही मतलब होता है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों को?
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम हमारे कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे कंप्यूटर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काम करता है, जिसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट होता है दोस्तों हार्डवेयर, जिसको आप भली भांति जानते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब दोस्तों बेसिकली होता क्या है ना, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हमें कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना होता है, अगर हमें हमारी मशीन से कुछ भी काम करवाना होता है, आपको वैसे भी किसी से अगर कोई भी काम करवाना होता है, जैसे अगर आपको मान लो किसी से कोई टेस्ट लेना है, या किसी को आपको कोई ट्रेनिंग देनी है, या आपको किसी से कोई भी काम करवाना है, तो आप सबसे पहले उसको क्या देते हो? आप सबसे पहले उसको निर्देश देते हो। आप निर्देश दोगे। आपको किसी से खाना बनवाना है तो आप पहले उसको निर्देश दोगे कि भाई पहले तू पतीला ले, फिर तू सब्जी काट, फिर तू गैस चढ़ा, फिर उसके अंदर सब्जी को डाल, फिर पका, और फिर हम उसको खाएंगे। तो आपने उसको सामने वाले को निर्देश दे दिए। ऐसे ही कंप्यूटर से जब हमें काम कराना होता है तो सबसे पहला काम कंप्यूटर के अंदर जो हम करते हैं वो करते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देते हैं। इन निर्देशों को बोला जाता है दोस्तों इंस्ट्रक्शन। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। हम कंप्यूटर को क्या देंगे? सबसे पहले निर्देश देंगे। ठीक है। जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और बहुत सारे निर्देश जब हमारे पास मिल जाते हैं तो वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बना देते हैं? हमारे लिए एक प्रोग्राम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक प्रोग्राम बना देते हैं। और जब कुछ प्रोग्राम्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मिलकर हमें क्या बनाकर दे देंगे? एक सॉफ्टवेयर बनाकर दे देंगे। और यही वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर हमें काम करके हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें कंप्यूटर हमारा दे देता है। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर को क्या दिया? इंस्ट्रक्शन दिया। कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले, कुछ निर्देश मिले, उन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया। प्रोग्राम जैसे ही मिले उन्होंने एक सॉफ्टवेयर हमें तैयार करके दे दिया, और वही सॉफ्टवेयर हमारी मदद करेगा हमें आउटपुट देने में। ठीक है। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इस सॉफ्टवेयर को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम ऐप के ऊपर जब हमारी आगे सॉफ्टवेयर का टॉपिक करेंगे वहां पे हम इसको डिटेल से करने वाले हैं। एक हमारे पास होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप से आप बना सकते हो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके लिए बनाए गए हैं। आपका मतलब कौन है? आप हो यूजर। यूजर होता है दोस्तों प्रयोगकर्ता। जो कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है उसके लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए बनाए गए हैं, इसलिए इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखा गया है। एक होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम से नाम पता लग रहा है कि जो सिस्टम के लिए बनाया जाए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसे आपके होते हैं इसके अंदर दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इनको सिर्फ आप इतना ही समझिए कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। कुछ प्रोग्राम्स मिलके हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमें कुछ निर्देश देने पड़ते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। सॉफ्टवेयर हमारा दो प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए यूजर के लिए बनाए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास होते हैं दोस्तों यूटिलिटीज। क्या होते हैं? यूटिलिटीज। कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया था, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? कंप्यूटर सिस्टम हमारा अच्छे तरीके से कार्य करे, कंप्यूटर सिस्टम हमारा अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, परफॉर्मेंस अच्छी दे, उसके लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो हमारे कंप्यूटर की मदद करती हैं कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे, बहुत अच्छे से हमारा सिस्टम काम करे। जैसे आप लोगों का डिस्क क्लीनअप होता है, आप मोबाइल को जो क्लीनअप की ऐप आती हैं उनको आप इंस्टॉल करते हैं, एक बटन दबाते हैं, आपकी मेमोरी क्लीन हो जाती है, तो आपका सिस्टम मोबाइल फास्ट हो जाता है ना। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, 5 GB की फाइल है कंप्यूटर में नहीं आ रही है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर 5 GB की फाइल को 1 GB की बना देता है, वो कंप्यूटर में आ जाती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए बनाया गया है उनको हम किस नाम से जानते हैं? यूटिलिटीज़ के नाम से हम उनको जानते हैं। ठीक है। हार्डवेयर हो गया हमारे पास, सॉफ्टवेयर हो गया हमारे पास। तीसरा हमारे पास होता है दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर, जिसको हम कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जानते हैं। और एक हमारे पास होता है दोस्तों इसके अंदर डेटा। क्या होता है? डेटा होता है। डेटा की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों,
तो डेटा हमारे पास कैसा हो सकता है, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी, ये हमारे पास डेटा हो सकता है। दूसरा ए बी सी डी इन्फिनिटी, ये हमारे पास डेटा हो सकता है। तीसरा हमारे पास सिंबल्स हैं, एट द रेट है, हैश है, परसेंटेज है, ये हमारे पास डेटा हो सकता है। डेटा इस प्रकार का हो सकता है, या तो कंप्यूटर में आप 1 2 3 4 का यूज़ करते हो, ABCD का यूज़ करते हो, या फिर आप सिंबल्स का यूज़ करते हो। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिक डेटा कह देते हैं, नंबर वाला। इसको हम अल्फ़ाबेट कह देते हैं। और जहां पर हम नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों का यूज़ करेंगे उसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कह देते हैं, जहां पर हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, किस साइकिल पर काम करता है दोस्तों, IPO साइकिल पर काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज पर काम करता है। हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स मेन होते हैं, जिनके अंदर हमारे हार्डवेयर आते हैं। जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, इन हार्डवेयर्स के अंदर आप लोगों ने सुना होगा आपका माउस आता है, आपका कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस जिनको आप छू सकते हैं, वो सभी आपके हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के लिए बनाया जाता है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जिसके अंदर आप इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर के बारे में जानते हैं। और हमारे पास यूटिलिटी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए हमारी मदद करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए एक बार फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, IPOS, ये जो साइकिल हमने पढ़ी है, इस साइकिल को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों यहां पर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, हमारा इनपुट डिवाइस है, चाहे कीबोर्ड है चाहे माउस है, किसी भी चीज का आप प्रयोग करके इनपुट दोगे। ये रहा हमारा बीच में कौन है, यहां पर CPU है। CPU के अंदर हमारे पास होता है दोस्तों एक ALU होता है, जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। एक हमारे पास CU होता है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास होता है यहाँ पर मेमोरी। ठीक है, और इधर हमारे पास होता है दोस्तों हमारा आउटपुट डिवाइस, जिसकी मदद से हमें डिजायर्ड हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो आउटपुट है, वो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर मिलने वाला है। ठीक, अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो इनपुट डिवाइस की मदद से आप इनपुट देते हो, ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की मदद से आप कोई भी इनपुट दोगे, वो इनपुट पहले किसके पास जाता है, यहां पर होता है हमारा इनपुट यूनिट। क्या होता है, हमारा इनपुट यूनिट होता है। प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास आता है, और आउटपुट तक जाने से पहले किसके पास जाता है, आउटपुट यूनिट के पास जाता है। ये चीज आपको किताबों में नहीं मिलेगी, और ये चीज आपको यूट्यूब पे भी बहुत कम लोग बताएंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस से इनपुट आप लोगों का पहले इनपुट यूनिट के पास जाता है, फिर प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर के बाद आउटपुट यूनिट के पास आपका आउटपुट जाता है, फिर आपको मॉनिटर के ऊपर आपका आउटपुट दिखता है। क्लियर है भैया, ये बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों ने दो चीजों के बारे में सुना होगा, एक तो आपने सुना होगा ASCII, जिसको हम ASCII कोड भी बोलते हैं। ठीक है, ASCII कोड बोलते हैं। और एक सुना होगा ISCII, जिसको हम ISCII कोड भी बोलते हैं। ASCII ISCII ये आप लोगों ने सुने होंगे भली भांति। ASCII ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इनके बारे में जानना आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी होता है। अगर ये जान गए तो समझ जाओगे कि असल में काम होता कैसे है।
मान लीजिए दोस्तों मेरा जो ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन लगे होते हैं। मैं कीबोर्ड के ऊपर से एक दबा रहा हूँ, ए दबा रहा हूँ, बी दबा रहा हूँ, सी दबा रहा हूँ, डी दबा रहा हूँ। मैं कीबोर्ड के ऊपर कोई भी बटन दबा रहा हूँ, मेरे को सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर वही बटन क्यों, वही शब्द क्यों, वही वर्ड क्यों मुझे लिखा हुआ दिख रहा है? क्या कभी आपने सोचने की कोशिश करी है? कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करते हैं वो सेम टू सेम आप लोगों को मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर टाइप हुआ दिखता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? जो कीबोर्ड आपका प्रोग्राम किया जाता है ना दोस्तों, उस कीबोर्ड का जो बटन होता है, उस बटन के साथ एक और टेक्नोलॉजी वहां पर जोड़ी जाती है, जिसको हम एनकोडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी कहते हैं? एनकोडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। एनकोडिंग टेक्नोलॉजी या एनकोडिंग स्कीम आप कह सकते हैं। ये एनकोडिंग स्कीम जैसे एस्काई एनकोडिंग स्कीम है, इसकी एनकोडिंग स्कीम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हुआ क्या था दोस्तों, जिस टाइम पर हम शुरुआत की बात करते हैं, बिल्कुल शुरुआत की बात करते हैं, 1640 के आसपास की बात करते हैं, जब हमारे कंप्यूटर को क्या कहा जाता था। एक सेकेंड रुकिए, मैं यहां पर बताता हूं आपको। 1640 के आसपास की बात करते हैं, यहां पर हमारे कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? कंप्यूटर शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ और उसको कहा गया वन हु कैलकुलेट्स। यहां से मैं वहां पे कनेक्ट करूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। वन हु कैलकुलेट्स, जो गणना कर सके। कंप्यूटर शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ 1640 के आसपास, जहां पर कंप्यूटर को कहा गया कि ऐसी चीज है ये जो गणना करने की क्षमता रखती है। उसके बाद हमारे पास 1833 में आता है दोस्तों डिफरेंस इंजन। क्या आता है? डिफरेंस इंजन आता है। अभी मैं जो भी बोल रहा हूं 2 मिनट पेशेंस रखिए, समझा दूंगा सारी चीजें। डिफरेंस इंजन, जिसको कैलकुलेटर भी कहा गया। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास 1837 के अंदर एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और ये जो डिफरेंस इंजन था और ये जो एनालिटिकल इंजन था, ये दोनों ही कौन लेकर आए थे? चार्ल्स बेबेज। कौन लेकर आए थे दोस्तों? चार्ल्स बेबेज लेकर आए थे। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। या तो फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है, ठीक है जी। तो 1633 में डिफरेंस इंजन आया, 1837 में 1833 में डिफरेंस इंजन, 1837 में आप लोगों के पास एनालिटिकल इंजन आया, ठीक है। उसके बाद 1897 में हमारे कंप्यूटर को क्या बोला गया? कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको बोला जाने लगा। कैलकुलेट करने वाला उपकरण इसको बोला जाने लगा। और फाइनली 1945 में हम इसको क्या बोलने लगे दोस्तों? इसको कंप्यूटर बोलने लगे और इसको संगणक बोलने लगे। और ये वही टाइम है 1945 का, जो आप जब जनरेशन पढ़ेंगे तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम आपका है 1945 का। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ये एनालिटिकल इंजन क्या है, ये डिफरेंस इंजन क्या है, ये चार्ल्स वेबेज उस टाइम पर क्या किया। इसकी पूरी की पूरी ना एक कहानी है दोस्तों। चार्ल्स वेबेज भाई साहब ने क्या क्या किया, डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन लाने के पीछे का क्या मकसद था। उसके बाद नाम सुनते हैं हम जॉन वॉन न्यूमैन का, जिनके ऊपर ही जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जिस चीज़ का नाम पड़ा उनके ऊपर पड़ा। फर्स्ट प्रोग्राम्ड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे। ये जब हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पढ़ेंगे ना, उस टाइम की बातें आप लोगों को उस टाइम पर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये उस टाइम की बात है जब आपकी जो रीड ओनली मेमोरी होती थी ना, रीड ओनली मेमोरी होती थी, जिसको आप रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता रोम रीड ओनली मेमोरी क्या है, वो थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रीड ओनली मेमोरी या फिर डेटा एंटर करने के लिए हम पंच कार्ड्स का यूज किया करते थे, ये उस समय की बात है। अब उस टाइम पर जब अब यहां से वहां कैसे कनेक्ट होगा, एनकोडिंग स्कीम जो एस्काई और इसकी मैंने बताया, वहां शुरू में जब कंप्यूटर हमारे बने, वहां पर हम कंप्यूटर के अंदर जो एंट्री करते थे, जो भी हम डेटा कंप्यूटर को देते थे, वो फ्रेंच वाले फ्रेंच भाषा में एंटर करने लग गए, चाइनीज भाषा में एंटर करने लग गए, इंडियन भाषा में एंटर करने लग गए। मान के चलते हैं तो संसार के अंदर इतनी सारी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को हमारा कंप्यूटर समझे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो स्कीम लगानी पड़ी ना। उसी स्कीम को हम एनकोडिंग स्कीम कहते हैं। कंप्यूटर को
कोई भी भाषा में इनपुट दिया जाए, उसी भाषा के इनपुट को कंप्यूटर समझ पाए और ह्यूमन रीडेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर पाए, यानी कि इंसान के समझने की भाषा में उसको कन्वर्ट कर पाए। अगर मैं हिंदी में इनपुट देता हूं तो मुझे हिंदी का आउटपुट मिले, मैं फ्रेंच में इनपुट देता हूं तो मुझे फ्रेंच का इनपुट मिले। मेरे कीबोर्ड के ऊपर मैं किसी भी भाषा में टाइप कर रहा हूं, मुझे सामने मॉनिटर के ऊपर उसी भाषा में मुझे आउटपुट मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या लाया गया था, एनकोडिंग स्कीम लाई गई थी। क्या लाई गई थी दोस्तों, एनकोडिंग स्कीम लाई गई थी। और उसी एनकोडिंग स्कीम के अंदर पहले ये स्कीम कौन लेकर आए थे, अंग्रेज लेकर आए थे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड वाइड बोली जाने वाली लैंग्वेज है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मतलब है कि अमेरिका के स्टैंडर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन में जो भी कोड कंप्यूटर को दिया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने का काम कौन करेगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम करेगा। तो इसलिए पहले अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एनकोडिंग स्कीम आई। उसके बाद अब इंडिया वाले लोग बोले कि हमारी भाषा तो इसके अंदर है ही नहीं, देवनागरी तो इसके अंदर है ही नहीं। सुनते हो ना देवनागरी के बारे में, मंगल फॉन्ट के बारे में, बोले हम ये तो इसके अंदर है ही नहीं। तो फिर क्या किया गया, इंडिया के अंदर बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं थी उसके अंदर हिंदी भाषा भी थी, उसके लिए भी एक एनकोडिंग स्कीम बनाई गई जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से जानते हैं। और ये टेक्नोलॉजीज जो होती हैं ये कीबोर्ड के बटन्स के साथ अटैच की जाती हैं, ताकि जब भी हम ए दबाएं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें ए ही दिखे। अब इंडिया के अंदर लगभग जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं जहां पर हिंदी भाषा की टाइपिंग की जाती है, तो आप दबाते तो कीबोर्ड से ए हो, कीबोर्ड तो आप बहुत कम देखते हो ना, कीबोर्ड के बटन जो होते हैं उसके ऊपर तो इंग्लिश में ही लिखा होता है, लेकिन हम जब टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में हिंदी में आता है। तो दो कंडीशन हो गई, हम ABCD दबा रहे हैं तो कंप्यूटर ABCD भी दिखा रहा है, हम ABCD दिखा रहे हैं तो कंप्यूटर क ख ग भी दिखा रहा है। तो वहां पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वाली एनकोडिंग की जाती है कीबोर्ड के अंदर। यहां पर होता क्या है, यहां पर अक्षरों को कुछ कोड दिए गए हैं, और चाहे आप कीबोर्ड से ए दबाते हो, चाहे आप कीबोर्ड से बी दबाते हो, चाहे आप कीबोर्ड से कुछ भी दबाते हो, आपका कीबोर्ड हमेशा ही हमेशा आपका जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, वो या तो जीरो को समझता है या फिर एक को समझता है, या इसको कहते हैं हम बाइनरी भाषा को समझता है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि हमारा कंप्यूटर जो होता है उसको जो भाषा समझ में आती है सिर्फ बाइनरी भाषा समझ में आती है, जीरो और एक उसको समझ में आता है। अब ये एनकोडिंग स्कीम क्या करती है, कीबोर्ड के ऊपर आप कुछ भी बटन दबाते हो वो आपके उस दबाए हुए को जीरो और एक के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसी से जुड़ा हुआ हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। उस नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या सीखते हैं दोस्तों, कन्वर्जन सीखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के जो नंबर्स होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं। और जो ये हमारी एनकोडिंग स्कीम्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है, मान लो अगर आप लोग ए दबाते हो तो ए जो है वो डेसिमल 65 के अंदर चेंज होता है, और फिर ये 65 जीरो और एक यानी कि बाइनरी फॉर्म में चेंज हो जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। यहां आने के बाद, ये बात समझने के बाद HSSC ने यहां से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या पूछा गया आप लोगों से, कंप्यूटर इनपुट को समझ पाए इसके पीछे कौन काम करता है। या इस तरीके से क्वेश्चन आया कि दिए गए इनपुट को मशीन भाषा में कौन बदलता है, कौन बदलता है। जो भी इनपुट आप कीबोर्ड की मदद से दे रहे हैं उसको हमारा कंप्यूटर समझ पाए, इसके पीछे कारण कौन होता है, हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है। तो इनपुट डिवाइस का काम सिर्फ इनपुट देना ही नहीं होता दोस्तों, साथ ही साथ हम जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट को हमारा कंप्यूटर समझ पाए, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से HSSC में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर के अंदर जो हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाली जो हमारी साइकिल होती है, यहां पर थे हम।
यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है कि इनपुट जो होता है हमारा वो पहले इनपुट यूनिट के पास जाता है, फिर हमारे प्रोसेसर के पास जाता है। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट हमें समझना था, एस्काई और इसकी वाला एनकोडिंग स्कीम वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना था। अब हमने दोस्तों इनपुट दे दिया है, इनपुट यूनिट के पास चला गया है और उसके बाद ये हमारा सीपीयू के पास चला गया है। लेकिन इनपुट यूनिट और सीपीयू के बीच में भी हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम बफर के नाम से जानते हैं और इसको हम इनपुट बफर के नाम से जानते हैं। वहीं पे सीपीयू और आउटपुट यूनिट से पहले हमारे पास क्या होता है, आउटपुट बफर होता है। ये किताबों में नहीं मिलेंगी ये चीज आपको। अगर यहां तक आप लोगों को जाना है तो फिर आपको थोड़ा सा हाई लेवल की बुक्स जो है वो पढ़नी पड़ती हैं। आपके इनपुट डिवाइस से जो भी आपने इनपुट दिया वो पहले इनपुट यूनिट के पास जाएगा, फिर वो इनपुट बफर के पास जाएगा। अब ये जो बफर होता है ये सीपीयू के साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों के दोनों। सीपीयू के साथ मिलकर काम करते हैं बफर। इनका काम क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे यूट्यूब के वीडियो देखते समय या फिर मोबाइल यूज करते समय आप कई बार बफरिंग शब्द सुनते होंगे। चीजें अटक जाती हैं, चीजें स्लो काम करना शुरू कर देती हैं, धीरे काम करना शुरू कर देती हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण यही होता है कि इनपुट बहुत सारे दे दिए गए हैं सिस्टम के अंदर और जो प्रोसेसर है वो उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ गया है, जिसकी वजह से सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स करना कम काम कर रहा है और हमें आउटपुट जो है वो जल्दी नहीं दे पा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे सिस्टम के अंदर हम इनपुट यूनिट और सीपीयू के बीच में किसको रखते हैं, हम बफर को रखते हैं। इस बफर का काम क्या होता है, ये चेक करता रहता है कि सीपीयू को अगर लगातार ज़्यादा काम दे दिया गया तो ये अपने पास उस इनपुट को टेम्परेरी बेसिस पर रखेगा, अस्थायी रूप से रखेगा और ये चेक करता रहेगा कि जब सीपीयू फ्री हो तभी उसको अगला इनपुट दिया जाए। आपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब भी खोल दिया, व्हाट्सएप भी खोल दिया, फेसबुक भी खोल दिया, इंस्टाग्राम भी खोल दिया, सारी चीज़ें आप लोग खोलते जा रहे हो तो आपका मोबाइल कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, प्रोसेसर काम करना धीरे कर देगा या नहीं कर देगा। तो वहां पर इनपुट बफर काम करता है, वो एक एक करके सीपीयू को चीजें पहुंचाएगा, इनपुट पहुंचाएगा और सीपीयू जैसे ही अपनी आइडल स्टेज में होगा अगला जो उसको है वो मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा जैसे ही वो खाली होगा। ऐसे ही सीपीयू एक साथ बहुत सारे आउटपुट बाहर ना फेंक दे, इसलिए आउटपुट यूनिट तक आउटपुट जाने से पहले वो कहाँ जाता है, आउटपुट बफर के पास जाता है और फिर हमें एक एक करके हमें आउटपुट जो है वो मिलते रहते हैं। अगर आप 1:01 पे कोई इनपुट दे रहे हैं, फिर 1:02 पे इनपुट दे रहे हैं, फिर ऐसे करके आपने 10 इनपुट दिए तो आपको पहले आउटपुट वही मिलेगा जो आपने पहले इनपुट दिया होगा, वही हमें पहले आउटपुट मिलता है। क्योंकि इस चीज के ऊपर कौन काम करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं, शेड्यूलिंग के नाम से जानते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो इस चीज का ध्यान रखता है कि सीपीयू को जो भी प्रोसेस, जो भी टास्क सीपीयू को दिया गया है उसको सीपीयू जो पहले दिया गया है उसको पहले ही करे, जो दूसरे पे आया है वो दूसरे पे ही करे। इसके लिए वो क्या कर देता है, सीपीयू को शेड्यूल कर देता है, सीपीयू की प्रोसेसिंग को शेड्यूल कर देता है टाइमिंग के हिसाब से। जैसे हम अपना शेड्यूल बनाते हैं, सुबह इतने बजे हम ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इसी हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग की प्रोसेस करता है। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? क्या कंप्यूटर को लेकर थोड़ा सा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हुआ? समझ पा रहे हो कंप्यूटर हमारा कैसे ऑन होता है, कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें उसके अंदर काम करती हैं, बायोस सेटिंग कैसे काम करती हैं? इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? फटाफट से बताओ। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो क्यों ना अब हम कुछ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा जाए। क्यों ना कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा जाए, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं को पढ़ने से पहले क्यों ना आप, चलो होमवर्क भी आप लोगों को दिया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस पढ़ने के बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क में जो आपको दिया जाएगा उसका आंसर आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में करके देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स
महंगे महंगे पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ के उस चीज़ का जवाब देते हैं? कितने स्टूडेंट्स उस चीज़ के बारे में जानते हैं? ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूँ। देखते हैं आप में से कितने उस टर्म को जानते हैं जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। होमवर्क वो आपके लिए रहेगा, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे जो, उसमें स्टार्टिंग उसी से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। अब जब ऐसी मशीन है तो उसकी कुछ विशेषताएं तो होनी ही चाहिए। कुछ विशेषताएं भी होंगी तो कुछ कमियां भी होंगी भाई, बेसिक बातें हैं। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोगों से पूछा जाता है 4 ऑप्शंस में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, या 4 ऑप्शन में से कौन से कंप्यूटर की कमी है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो भाई, सबसे पहली हम बात करें तो हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमारी होती है दोस्तों इसकी स्पीड, जिसको हम गति कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है इसका एक्यूरेसी, यानी कि इसका बिल्कुल सही। स्पीड से आप लोग समझ सकते हैं, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपका वेदर मौसम विभाग का हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आपका भारत या संसार के अंदर फील्ड है, वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमें फास्ट रिजल्ट देता है। ये क्या देता है? हमें जल्दी परिणाम देता है, जल्दी परिणाम देता है, ठीक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है इसका सटीकपन, यानी कि सही उत्तर हमें ये देता है। अब एचएसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि अगर कंप्यूटर आपको गलत रिजल्ट दे दे तो इसमें गलती किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 दे दिया यूज़र की गलती है, ऑप्शन नंबर बी दे दिया हार्डवेयर की गलती है, ऑप्शन सी दे दिया सॉफ्टवेयर की गलती है, ऑप्शन डी दे दिया सीपीयू की गलती है। अगर हमारा कंप्यूटर हमें रिजल्ट गलत दे दे तो उसके पीछे किसकी गलती होती है? बताओ भाई, ये एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपका कंप्यूटर आपको गलत आउटपुट देता है, गलत रिजल्ट देता है, तो इसके पीछे गलती किसकी होती है? देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाते हैं। रविता बिल्कुल सही आंसर है। तो कंप्यूटर को डिज़ाइन किसने किया है? कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है। तो इंसान ने कंप्यूटर को तो इस तरीके से बना दिया कि कंप्यूटर तो अपनी कैलकुलेशन में गलती नहीं कर सकता। कंप्यूटर का तो मतलब ही होता है कंप्यूट, यानी कि गणना करना, तो वो तो गणना में गलती कर नहीं सकता। तो गलती कौन करेगा? यूज़र करेगा, प्रयोगकर्ता। हम हमारी एंट्री में मिस्टेक करेंगे तभी वो गलत रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज कंप्यूटर हमारा गलत हमें रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो एक हमारी होती है स्पीड, एक हमारी होती है एक्यूरेसी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है इसकी दोस्तों स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण, भंडारण। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि हमारे पास किसी भी तरीके की कोई जानकारी है, किसी भी तरीके का कोई डेटा है, उसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। एक उपकरण होता है जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं, एचडीडी के नाम से। ये क्या करता है? हमारी हेल्प करता है, हम हमारी इंफॉर्मेशन को, डेटा को परमानेंटली, स्थायी तौर पे उसके अंदर सेव करके, सहज करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो होती है दोस्तों क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन। यानी कि हमारा कंप्यूटर जैसे ही हम उसको इनपुट देते हैं वो जल्दी डिसाइड करने में सक्षम है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। आप चाहे कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, चाहे आप कीबोर्ड से कोई बटन दबा रहे हैं, चाहे उसके अंदर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर आप कोई भी किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर फटाफट से क्या ले लेगा? डिसीजन ले लेगा, क्विक डिसीजन ले लेगा, जिसके पीछे हमारी जो ALU होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो CPU का पार्ट है, जब प्रोसेसर पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी उसके अंदर काम करती है। दूसरा हमारा जो कंप्यूटर होता है दोस्तों वो वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर से अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम करवा सकते हैं, साथ ही साथ एक ही टाइम पर भी अलग अलग काम करा सकते हैं। आप कंप्यूटर के अंदर नंबर्स के साथ काम कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के साथ काम कर सकते हैं, आप सिंबल्स के साथ काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते हैं, प्रोग्राम्स बना सकते हैं, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एक ही सिस्टम के अंदर। इसलिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बोला जाता है वर्सेटाइल, और वर्सेटिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। इसके बाद होता है हमारे पास दोस्तों एजिलिटी, बोलते हैं हम एजिलिटी।
एजिलिटी का मतलब होता है दोस्तों थकना मना है, यानी कि आपने कभी भी कंप्यूटर सिस्टम को थकते हुए नहीं देखा होगा। भले ही वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा हैंग हो जाता है, धीरे हो जाता है, लेकिन वो थकता नहीं है, तब भी वो काम करता रहता है। तो लगातार काम करने की विशेषता भी हमारे किसके अंदर होती है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों हमारे पास इसके अंदर सिक्रेसी। सिक्रेसी शब्द बना है सिक्योरिटी शब्द से। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर आप जो भी आपका डेटा डाल रहे हैं उस डेटा को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं पासवर्ड लगा के। इसलिए हमारा कंप्यूटर हमें सिक्योरिटी का फीचर भी प्रोवाइड कराता है। तो सिक्रेसी या सिक्योरिटी हमारे क्या हो जाएगी, एक कैरेक्टरिस्टिक हमारी हो जाएगी। और फाइनल आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इसकी, वो होती है दोस्तों रिलिएबिलिटी। रिलिएबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों भरोसा। भरोसे का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कंप्यूटर से बात करने उसके ऊपर भरोसा करना है। भरोसे का मतलब है कि अगर आपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दिया है तो वो आपको हमेशा सही ही परिणाम देगा, गलत परिणाम नहीं देगा। ऐसा आप रिलाय कर सकते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, इसीलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है रिलायबिलिटी हमारे कंप्यूटर की। अब कैरेक्टरिस्टिक हैं अगर किसी मशीन की, तो उस मशीन की कुछ कमियां भी होंगी, तो उन कमियों के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं पता, हमारा कंप्यूटर जो है, जो हमारा एग्जामिनर है, वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 ऑप्शन में से कौन सी कमी नहीं है, कौन सी कमी है, 4 ऑप्शन में से कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है। सबसे पहली कमी होती है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी दिमाग नहीं होता, नो माइंड, दिमाग नहीं होता। वो अलग बात है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, लेकिन वो सीपीयू जो है उसका काम है प्रोसेसिंग करना। यहां पे जो मतलब है नो माइंड का मतलब होता है थिंकिंग पावर। हमारे पास दिमाग है तो हमारे पास थिंकिंग पावर भी है, यानी कि हम सोच सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो सोच नहीं सकता। उसको जैसा इनपुट दोगे वो वैसा ही आपको आउटपुट दे देगा। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या है, कमी है, कि उसके अंदर खुद की सोचने की शक्ति नहीं है। समझ रहे हैं। दूसरा हमारा लिमिटेशन जो है वो होता है दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो महंगा है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिसके पास पैसे हैं वही इसको अफोर्ड कर सकता है, हर कोई कंप्यूटर सिस्टम को खरीद नहीं सकता है। ये थे हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं और हमारे कंप्यूटर की कमियां। अब बात करते हैं आपके HW के बारे में। HW जो है आपका होमवर्क जो है, जिसका आपको कमेंट करके आंसर करना है। हो सके तो उसके बारे में एक लाइन भी लिख देना, वरना आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है। किसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, NVRAM NVRAM की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है कमेंट करके। और अभी कमेंट करके आप मुझे ये बता दें कि आज की क्लास में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, क्या वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। अब से पहले इस तरीके से आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कुछ नया सीखने को मिला, नहीं मिला, ये बात आप मुझे कमेंट करके एक बार फटाफट से बता दीजिए, ताकि हम आज की क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म कर सकें और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो एक बार फटाफट बता दो भाई, समझ में आया शुरुआत से बटन ऑन करने से लेकर और एंट्री करने तक किस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। और उसके बाद इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल पर हमारा कंप्यूटर काम करता है। कीबोर्ड इनपुट कंप्यूटर भाषा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कीबोर्ड उसको ट्रांसफर करता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको 0 और 1 कहा जाता है। एनकोडिंग स्कीम एस्काई और इसकी वहाँ पर लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी वो अल्फ़ाबेट और वो किस में चेंज हो जाती हैं, पहले डेसिमल में और फिर वो बाइनरी में चेंज हो जाती हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर उसको समझ पाता है। और फिर कंप्यूटर आउटपुट हमें क्या कर देता है, हम जिस भाषा को समझते हैं उसमें हमें वो आउटपुट दे देता है। शुरू में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायो सेटिंग स्टार्ट होती है, जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में जाके लोड हो जाता है, और जो आपकी बायो सेटिंग होती है वो चेक करती है हर चीज़ को, जिसके लिए वो POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया। कल भी हमारी क्लास 4 बजे ही होगी, परसों भी हमारी क्लास 4 बजे ही होगी, और ऐप के ऊपर क्लासेस का टाइमिंग जो है वो आपको बता दिया जाएगा।
और बृहस्पतिवार से आपकी क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर नहीं, आपकी ऐप के ऊपर हुआ करेंगी। तो जो ऐप पे जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बैच ले लिया है वो स्टूडेंट्स 2 दिन तक यहीं पर क्लास लेंगे, यूट्यूब के ऊपर ही क्लास लेंगे, उनकी कमेंट यहीं पर देखी जाएंगी, ठीक है। और हरियाणा सीईटी के लिए संघर्ष बैच जिसको अनाउंस किया था, ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, चैप्टर वाइज थ्योरी और एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, एचएसएससी, बैंकिंग, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 298 इस बैच की फीस है, 298 रुपये पहले 3 दिन के लिए, यानी कि आज, कल और परसों वेडनेसडे तक इसकी फ़ीस जो है वो 298 रुपये है। उसके बाद परमानेंटली फ़ीस जो है इसकी वो 498 रुपये हो जाएगी। 498 रुपये जो है वो आपकी इसकी फ़ीस हो जाएगी। तो इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तक आप इस बैच को ले लीजिए 298 रुपये में, उसके बाद इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।